नमस्कार, स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करते हैं खबरों के साथ और सबसे पहले बात उपचुनाव की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच ही वाल्मीकि जयंती भी मनाई गई। खास बात यह रही कि इसे बीजेपी ने भी मनाया और कांग्रेस ने भी। हालांकि इसे राजनीतिक दल चुनावी नहीं, सामाजिक आयोजन बता रहे हैं। वाल्मीकि जयंती पर राजनीति के रंग, बीजेपी और कांग्रेस दोनों वाल्मीकि के संग। जयंती पर रामायण के रचयिता के गुणगान, आयोजन के जरिए उपचुनाव पर ध्यान। बीस अक्टूबर को पूरे देश में वाल्मीकि जयंती मनाई गई, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे अलग चश्मे से देखा गया। उपचुनाव के माहौल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों वाल्मीकि जयंती के रंग में दिखी। सीएम शिवराज तो अलीराजपुर में वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए, तो बीडी शर्मा ने प्रदेश कार्यालय में जयंती मनाई। जिस ढंग से उनने भगवान राम जो राज करते थे उसको चित्रित किया, वो महात्मा गांधी के लिए भी आदर्श था और रामराज आज हमारा भी आदर्श है। ऐसे भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी में आए, उनकी कृपा सब पर बरसे। उधर रामायण के रचयिता की जयंती को लेकर कांग्रेस में भी उत्साह दिखा। प्रदेश कार्यालय में संगोष्ठी की गई। हालांकि पार्टी का कहना है कि एक सामाजिक आयोजन था, चुनावी नहीं। तो आज का ये कार्यक्रम कोई नया नहीं और किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुआ है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि न केवल किसी पार्टी के हैं और न कोई किसका चुनाव संबंध है, वो तो हमारे देश के आराध्य पुरुष की गाथा जिन्होंने लिखी है, जिसको आज घर घर में लोग पढ़ते हैं, रामायण को, रामचरितमानस को। तो उस आराध्य की आराधना के लिए हमने आज कार्यक्रम आयोजित किया। प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी सामाजिक आयोजन का कनेक्शन चुनावी ना हो, ये कैसे हो सकता है। वैसे वाल्मीकि ऋषि दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही रामायण के रचयिता होने के नाते पूरे हिंदू समाज से भी कनेक्ट होते हैं। तो फिर आप ही सोचिए कि इसके चुनावी फायदे हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव में प्रचार पूरे जोर पर है। सियासत भी अब हिसाब मांगती दिख रही है। सीएम शिवराज कमलनाथ सरकार के कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं, तो कमलनाथ बहस कर लेने का चैलेंज दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में नहीं, बल्कि शिवराज और कमलनाथ के बीच है। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव के दंगल में अब ललकार, एक दूसरे को चैलेंज देकर रहे पुकार। चुनावी दंगल में बयानों से बदलेगा मन। 30 अक्टूबर को जनता किस पर दबाएगी बटन। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव का प्रचार चैलेंज मोड पर आ गया है। कहने का मतलब यह है कि बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप से भी एक कदम आगे प्रचार निकल गया है। 20 अक्टूबर को रैगांव में सीएम शिवराज प्रत्याशी के लिए वोट मांगते दिखे, तो खंडवा लोकसभा में बागली और पंधाना में कमलनाथ बीजेपी पर बरसते दिखे। यहां एक ने हिसाब मांगा तो दूसरे ने बहस करने का चैलेंज दे दिया। आज कमलनाथ तुम्हें जवाब देना होगा। संबल में ये योजना बनाई मैंने। कमलनाथ 15 महीने के लिए तुम आ गए और तुमने मेरे बच्चों की फीस भरवाने का पैसा देना बंद कर दिया। आज मीडिया के सामने मैं कमलनाथ जी से ये जवाब मांगता हूं, तुमने मेरे बच्चों की फीस भरवाना क्यों बंद किया? मेरे भांजे भांजियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? शिवराज जी कहते हैं कमलनाथ मुझे हिसाब दे कि उनके 15 महीने में क्या हुआ। शिवराज जी आ जाइए, आप अपने 17 साल का हिसाब दीजिए। कमलनाथ आपको 15 महीने का हिसाब देते हैं। जनता तय कर लीजिए। किसी भी मंच पर आ जाइए, पंडाना के मंच पर आना है वहां आ जाइए, खंडवा के मंच पे आना है वहां आ जाइए। आपकी कलाकारी बहुत हो गई। वैसे एक दिन पहले 19 अक्टूबर को भी माहौल ऐसा ही था। अंतर सिर्फ स्थान का था। कमलनाथ रैगांव में थे और शिवराज सिंह चौहान अलीराजपुर जिले के जोबट में। वैसे इन सबके बीच इस चुनाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 19 अक्टूबर को वो खंडवा में डटे रहे, तो 20 अक्टूबर को पृथ्वीपुर में जुटे रहे। पृथ्वीपुर विधानसभा का चुनाव विकास वर्सेस आतंक और दहशतगर्दी का चुनाव है। जिस प्रकार से नौजवानों का, आज माताओं बहनों का जो विशाल समूह भारतीय जनता पार्टी के
साथ आज यहाँ पर है। सब लोगों ने ताकत के साथ मैदान में उतर कर के इस चुनाव में प्रत्येक बूथ पर जीत करके इतिहास बनेगा और चारों सीटें जो लोकसभा और विधानसभा की हैं, हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में हम जीतेंगे। उपचुनाव में दिग्गज एक दूसरे के गढ़ समझे जाने वाले संसदीय इलाकों में तो जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस उपचुनाव में प्रत्याशी से ज्यादा पार्टी के बड़े चेहरे हावी हैं। बीजेपी का टारगेट कमलनाथ है तो कांग्रेस का शिवराज। स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे की भी उतनी धमक सुनाई नहीं दे रही है। लड़ाई कमलनाथ सरकार के कामकाज और शिवराज के कामकाज के बीच ही दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। जैसे जैसे चुनावी घमासान तेज हो रहा है, नेताओं के बोल भी तेज होते जा रहे हैं। खंडवा में एक चुनावी सभा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने महंगाई की तुलना हेमा मालिनी से कर दी। वहीं स्मृति ईरानी को डोकरी तक कह दिया। उन्होंने कहा कि पहले जब पेट्रोल 65 रुपए था तो बीजेपी को महंगाई डायन लगती थी, लेकिन अब 116 रुपए होने पर भी बीजेपी को महंगाई हेमा मालिनी लग रही है। जब पेट्रोल 70 रुपया मिलता था, डीजल का भाव 65 रुपया था और तेल 80 रुपए किलो में हमारा गांव का आदिवासी भाई घर में भोजन बनाने के लिए पंदाना से ले जाता था, जब महंगाई डायल खा जाते। भैया अब बताइए, धीरे रुक तो जा जरा राजू भाई। अब 2021 आ गया है राजू भाई, स्मृति ईरानी बहुत याद है कि तुमको कई बात डोगरी नहीं गया हुआ। 2021 में खाने का तेल का भाव 180 रुपया, पेट्रोल का भाव 116 रुपया, डीजल का भाव 109 रुपया। तब भाजपाई क्या कहते हैं, हमारे जमाने में महंगाई डायन थी और इस सरकार में महंगाई अप्सरा बन गई है, हेमा मालिनी बन गई है। अरुण यादव के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की प्रभारी कविता पाटीदार ने कहा कि यह बयान कांग्रेस की ओछी मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने प्रियंका गांधी से सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रियंका गांधी एक तरफ बोलते हैं कि मैं महिला हूं और लड़ाकू हूं, तो एक तरफ वो अपने आप को कांग्रेस की नेत्री होकर महिला के रूप में अपने आप को बहुत सशक्त रूप में बताती हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग महिलाओं को ऐसी अभद्र भाषा और अपशब्द बोलते हैं। अगर वो सच में मातृशक्ति हैं और मातृशक्तियों के सम्मान के लिए वो जीती हैं, तो ऐसे लोग जो उनकी पार्टी के महिलाओं के प्रति अपशब्द बोलते हैं, उनके क्लास लेनी चाहिए, उनके खिलाफ कोई उन्होंने एक्शन लेना चाहिए। रैगांव में बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के बालों में फंसे चश्मे के वीडियो पर अब सियासत तेज हो गई है। वीडियो को लेकर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेसी एक वीडियो वायरल कर रहे हैं और हमारे मंत्री का पुतला जला रहे हैं। एक भाई ने बहन प्रतिमा के बालों में फंसा चश्मा निकाला तो क्या अपराध कर दिया? कांग्रेस की घृणित मानसिकता है। कांग्रेस ने हमारी बेटी का अपमान किया है। सीएम ने आगे कहा कि इस अपमान का बदला लिया जाएगा। इस दौरान सीएम ने जनता से प्रतिमा बागरी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। अगर भाई बहन का चश्मा बाल में लटक रहा निकाल के और नीचे रख दे, क्योंकि लटकना अच्छा नहीं दिख रहा था, पीछे बाल में चश्मा लटके तो अच्छा दिखेगा। बताओ ये कोई अपराध है क्या? अरे सबसे पूछो अपराध है क्या? लेकिन इनकी घृणित मानसिकता देखिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जो गलत विचार करते हैं वो गलत सोचते हैं, और उन्होंने हमारी बेटी को बदनाम करने की साजिश की। ये एक बेटी का अपमान नहीं है, रैगांव की सारी बेटियों का अपमान है, और इस अपमान का बदला लिया जाएगा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस ने यहां से राज नारायण सिंह को मैदान में उतारकर उपचुनाव के समीकरण बदलने की कोशिश की है। उनसे खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी ने। मध्य प्रदेश में 4 जगह उपचुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है खंडवा बुरहानपुर लोकसभा। वजह यह भी है कि खंडवा बुरहानपुर लोकसभा से कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जिसकी चर्चा नहीं थी।
लेकिन अब चर्चा में है राजनारायण सिंह और वो मेरे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी। राजनारायण, ये अचानक ये क्या सर्वे के आधार पर यहाँ आ गए या जनता के आधार पर आ गए? साहब ये तो सिंघा महाराज के आधार पे आ गए। ये जवाब ही मेरा बस इतना ही। तो क्या सिंघा महाराज का आशीर्वाद मिलने वाला है? नहीं, सिंघा महाराज का तो आशीर्वाद मेरे साथ में बहुत पहले से है। मतलब 11 फरवरी 1993 को सिंघा जी महाराज के वहाँ से मैंने एक परिक्रमा करी थी पूरी निमाड़खेड़ी विधानसभा की, और वहाँ से सब सारी चीज़ें मेरे से छूट गई और उस दिन से ही सिंघा महाराज की मेरे पर कृपा हो गई। ये जो उपचुनाव है, यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है, लेकिन आपका भी सीधा संपर्क रहा। बीच में एक उपचुनाव और हुआ और उसमें कहीं हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ये लोकसभा को राजनारायण सिंह अपनी नजर से कैसा देख रहे हैं? देखिए साहब, एक बात बताऊं, उसमें तो जो ईवीएम का खेल था उपचुनाव में, वो हमने पकड़ा और समझा है, और हमने उसकी तैयारी भी करी है कि भाई वो वीवीपैट और वो सारी चीज़ जो है उसको इंटरनेट से, मोबाइल से कहीं जोड़ना नहीं चाहिए। वो हमने निर्वाचन आयोग और जहाँ जहाँ कलेक्टर उनको शिकायत भी करी है, तो इसलिए हम थोड़े से उसमें मजबूत हुए हैं। पृथ्वीपुर में महिला सम्मेलन के दौरान पूर्व विधायक अनीता नायक भावुक हो गई। अनीता नायक ने सभा के दौरान झोली फैलाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे। पूर्व विधायक ने कहा कि झोली फैलाकर मांगती हूं, बीजेपी को जीत दिलाएं। बीजेपी के प्रत्याशी शिशुपाल को वोट देकर बीजेपी को जिताएं। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पृथ्वीपुर का चुनाव विकास बनाम आतंक और दहशतगर्द है। विकास के लिए बीजेपी को जीत दिलाएं। इसी के लिए अनीता नायक ने झोली फैलाकर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे हैं। मैं आप सबसे अपनी झोली फैलाकर कहना चाहती हूँ कि आपको यहाँ वहाँ की बातों में नहीं आना है और आपको कमल के फूल पर ही वोट देना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बच्चों से प्रेम किसी से छिपा नहीं है। अलीराजपुर दौरे के दौरान जब महिला डीएसपी मोनिका सिंह को उन्होंने अपने बेटी के साथ देखा तो खुद को रोक नहीं पाए। मुख्यमंत्री रवाना होने तो हेलीपैड पर पहुंच गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहां ड्यूटी कर रही डीएसपी अपनी बेटी को भी संभाले हुए है, तो मुख्यमंत्री वापस लौटे और उन्होंने बच्ची को दुलार किया। बता दें कि महिला डीएसपी मोनिका सिंह के घर फिलहाल बच्ची को संभालने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो 2 दिन से ड्यूटी के दौरान अपनी 1.5 साल की बेटी को खुद संभाल रही है, अपने साथ ड्यूटी पर लेकर आती है। बेटी के दुलार की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटी को दुलार कर रहे हैं। वहीं डीएसपी मोनिका सिंह को लेकर सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, अलीराजपुर यात्रा के दौरान मैंने देखा कि डीएसपी मोनिका सिंह अपनी 1.5 वर्ष की बेटी को बेबी कैरियर बैग में लिए ड्यूटी पर तैनात थी। अपने कर्तव्य के प्रति उनका ये समर्पण अभिनंदनीय है। मध्य प्रदेश को आप पर गर्व है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं और लाडली बिटिया को आशीर्वाद देता हूं। जबलपुर में निकाय चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका में ईवीएम की प्रक्रिया पारदर्शी बनाने या ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। जबलपुर निवासी मोतीलाल अहिरवार ने यह याचिका दायर की है। याचिका में ईवीएम मशीन को वायरलेस सिस्टम से कंट्रोल करने की भी आशंका जताई गई है। हाईकोर्ट में इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है। याचिका जो लगाई हुई है वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 और जो भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम मैनुअल फरवरी 2019 में जारी किया है, इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में हमने अपनी याचिका दायर की है माननीय न्यायालय के समक्ष। सबसे पहले तो यह है कि भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम का किराए ऑर्डर देने के बाद उसके बाद ईवीएम पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, सिर्फ फिजिकल सुरक्षा है वो करता है भारत निर्वाचन आयोग। जैसी मशीनें वहां से आती हैं, चुनाव आयोग उसकी जांच नहीं करता है कि ये असली है कि नकली है कि क्या है। परिवहन भी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा कराया जाता है। कांग्रेस विधायक के फरार बेटे करण मोरवाल पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने 15,000 की इनाम राशि को 25,000 का कर दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस की नेता ने ही करण मोरवाल पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। आरोपी करण मोरवाल कई दिनों से फरार चल रहा है। उसकी तलाश में पुलिस की टीम कई जगह दबिश दे चुकी है और अब संपत्ति कुर्की की कार्रवाई में पुलिस तेजी लाने वाली है।
वहीं महिलाओं के साथ वारदात करने वालों को नरोत्तम मिश्रा ने चेतावनी दी। पूरे मामले में लगभग अभी तक का जो 15,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ था, उस इनाम की रकम को बढ़ाते हुए अब 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जगह जगह सूचना देने वालों के बारे में संबंधित सूचना भी शहर में जगह जगह उसके संबंधित सूचना लगाई गई है। साथ ही कुर्की जब्ती से संबंधित जो कार्रवाई है वो भी प्रक्रियाधीन है, वो भी माननीय न्यायालय में अंतिम चरण में है। पुलिस की टीमों ने अलग अलग 7-8 जगहों पे अलग अलग दबिशें दी हैं, वहाँ पे लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ही शीघ्र गिरफ्तारी होगी। पुलिस इसके लिए चौतरफा प्रयास कर रही है। मैंने अभी आईजी साहब को निर्देश दिया है, जो 15,000 की इनाम है उसे बढ़ा के 25,000 कर दें। और मोडवाल जी से भी प्रार्थना है कि बेटे को 1-2 दिन में हाजिर कर दें। कुर्की की कार्रवाई, डिमोलिशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, और अगर अगले 2 दिन में बच्चा नहीं आया तो ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बन जाएगी मध्य प्रदेश के लिए। बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह की वारदात को बर्दाश्त नहीं करेगी ये सरकार। क्या विधायक से सवाल पूछना मना है? क्या वोटर ये नहीं जान सकता कि विधायक जी ने इलाके के लिए क्या काम किया है? पठानकोट के भोआ इलाके के विधायक से एक नौजवान ने ऐसा सवाल किया तो बदले में गाली और पिटाई मिली। एक सभा के दौरान एक शख्स ने भोआ इलाके के विधायक जोगिंदर पाल से उनके काम को लेकर सवाल किया। सवाल सुनते ही विधायक जोगिंदर पाल आग बबूला हो गए। उन्होंने भरी सभा में युवक की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, सभा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी युवक को जमकर पीट दिया। अमिताभ बच्चन के चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में जाने का और उनसे मिलने का सपना हर किसी का होता है। ऐसा ही सपना पूरा हुआ है मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले छोटे से कस्बे के रहने वाले साहिल आदित्य अहिरवार का, जिन्होंने न सिर्फ कौन बनेगा करोड़पति में भाग लिया बल्कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि भी जीती है। अभी वो 7 करोड़ के लिए खेल रहे हैं। शो 20 से 21 अक्टूबर यानी आज और कल प्रसारित होगा। साहिल से खास बातचीत की संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव लवकुश नगर में जन्मे एक बच्चे ने सपना देखा कि वो एक दिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मुलाकात करेगा, और इसी सपने को पूरा करने के लिए पिछले 2 साल से वो लगातार केबीसी में जाने के लिए प्रयास कर रहा था। इस साल आखिरकार उसका प्रयास सफल हुआ और वो केबीसी की हॉट सीट तक पहुंचा। उसका नाम है साहिल आदित्य अहिरवार। हमारे साथ भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। पहले तो साहिल जी यही जानना चाहेंगे, वहां तक पहुंचने के बाद आपको किस तरीके से, आपको क्या फील हो रहा था? सबसे पहले ही सर, वो जो फीलिंग थी जब मैं वहाँ तक पहुँचा कंटेस्टेंट के तौर पे एज अ हॉट सीट, जब मैं पहुँचा वहाँ पे फास्ट फिंगर फर्स्ट का जवाब देगा, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी सर। वहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं फाइनली सर हॉट सीट में पहुँच गया। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी भी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था। तो सर बहुत अमेजिंग फीलिंग थी, वो फीलिंग सर बयान नहीं की जा सकती। बहुत अच्छा लगा कि फाइनली जो सपना हमने देखा था इतने साल पहले वो आज सच भी हो गया। सदी के महानायक से आप बचपन से ही मिलने की आपकी तमन्ना थी, आप मिले उनसे, आखिरकार आप उनसे मिले। कोई ऐसा मोमेंट जो आप बताना चाहेंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे? मतलब यही है कि सर जब मैं उनसे मिला कि जब उनके मोमेंट्स, तो यही था जब मेरा हॉट सीट के लिए नाम आया तो मैंने उनसे जो चरण स्पर्श तो मैं कर नहीं सकता था कोविड के दौरान, कोविड प्रोटोकॉल से, पर भी मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया सर को। तो बहुत ज़्यादा ये मोमेंट था जो मुझे कभी अपनी लाइफ में नहीं भूलेगा। छोटे से गांव लवकुश नगर से मुंबई तक का सफ़र कितना आसान और कितना कठिन रहा? सर ये टफ भी रहा, आसान भी रहा, क्योंकि जहाँ मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। तो वहाँ से मुझे एक एजुकेशन का एक स्कोप मिला कि मैंने मेरी बेहतर पढ़ाई हुई उस नवोदय विद्यालय की देन से। तो वहाँ से मैंने एक सपना संजोया 11वीं-12वीं से कि मुझे केबीसी के लिए ट्राई करना, अमिताभ बच्चन सर के साथ खेल। तो उसके जो प्रोसेस तो काफ़ी टफ होती है केबीसी की, मगर हाँ जब आप लगे होते हैं तो वो आपको मुकाम मिल जाता है। और डेडिकेशन और पेशेंस के साथ आप लगे रहिए तो आपको केबीसी में आप पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट हुए तो क्या आपने कोई प्रिपरेशन की कि आप? नहीं सर, मैं जो मेरा रुझान है बेसिकली सिविल सर्विस के प्रति था। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने कॉलेज दौरान भी, वही प्रिपरेशन जो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और जो करंट की चीज़ें वही चीज़ें केबीसी शो में थी। तो वो सब मुझे लगभग 90% जो मेरा सिलेबस है वो
और कुछ चीज़ें होती जो आपको एक्स्ट्रा में कवर करनी पड़ती है, जैसे माइथोलॉजी वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में, तो उस चीज़ों को मैंने अलग से किया। बायोलाइनिंग मेरा अच्छा हुआ, मैंने एक अच्छा गेम खेला अमिताभ बच्चन सर के साथ, जो मुझे हमेशा लाइफ टाइम तक याद रहेगा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।